वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सेमेस्टर परीक्षा पॉलिटेक्निक 2019 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर अप्लाइड फिजिक्स 1, इसका कोड 2042A, इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट, 7 में से 5 कोई करने होते हैं, सब 2-2 नंबर के होते हैं, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसमें से कोई 5 करने होते हैं। तो आज यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का सभी पार्ट्स के सलूशन डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए सलूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ए, डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg इज 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर Cc। तो क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब इसको कहते हैं। कन्वर्ट्स दिस वैल्यू इनटू MKS सिस्टम। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट दिस इनटू MKS सिस्टम। ये CGS सिस्टम में दिया है, इसको MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर। इसको हिंदी में देखेंगे इस क्वेश्चन को। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसका मान MKS प्रणाली में परिवर्तित कीजिए। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इस मान को MKS प्रणाली में परिवर्तित कीजिए। तो हम इसका सलूशन करेंगे विमीय विधि से। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें 7 क्वेश्चन दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है ए, मरकरी दिया गया है। मरकरी की डेंसिटी दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये CGS सिस्टम में दी हुई है, इसको कन्वर्ट करना है SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम विमीय विधि का सहारा लेंगे। क्योंकि विमीय विधि का उसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन हम विमीय विधि से करेंगे। N2 इक्वल टू फार्मूला क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन SI सिस्टम या सेकंड सिस्टम में प्रयोग करेंगे। N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 पावर A, L1 अपान L2 पावर B, T1 अपान T2 पावर C। अब हम डिफरेंट वैल्यूज लिखेंगे। CGS सिस्टम में डेंसिटी लिख लेंगे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। N1 ये वैल्यू हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। मास M1 1 ग्राम एंड L1 लेंथ 1 सेंटीमीटर। T1 है नहीं, तो अपनी तरफ से 1 सेकंड ले लेंगे। SI सिस्टम में डेंसिटी का मात्रक kg पर मीटर क्यूब। तो M1 1 kg और L1 1 मीटर एंड T1 1 सेकंड ही रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू अननोन है, इसी की वैल्यू निकालनी है। और हमारी डायमेंशंस केजी और मीटर पर जो पावर है वही डायमेंशन हो गई। केजी पर 1 है, मीटर पर -3 और टाइम पर 0, तो हम 0 लिख लेंगे। और इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे हमारे इक्वेशन में, पुट करेंगे तो 13.6 इंटू 1 ग्राम अपान 1 kg इंटू 1 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर पावर -3 और 1 सेकंड पावर 0। तो ये जब वैल्यूज पुट की जाएंगी तो हम सॉल्व करेंगे। 1 kg को ग्राम में बदलेंगे 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1 कट गया, 1 अपान 1000, 1/1000 आ गया, यहाँ से 1/100 आ गया, माइनस पावर -3। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर 3 ऊपर चला गया, प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3। ये न्यूमेरिकल वैल्यू SI सिस्टम में डेंसिटी की आ गई। ये कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो डेंसिटी पूरी लिखी जाएगी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ए मशीन गन फायर्स बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विथ ए वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकेंड। द मैन होल्ड मशीन गन कैन बियर मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 यानी 144 न्यूटन। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड बाई मशीन गन पर सेकेंड। हियर इज गिवन मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एंड मैन दैट होल्ड गन कैन बियर फोर्स मैक्सिमम 144 न्यूटन पर सेकेंड। Then we can calculate impulse beared by man and then calculate maximum number of bullets that can be fired by machine gun per second. हिंदी में इस क्वेश्चन को देखेंगे। किसी मशीन द्वारा 40 ग्राम की गोलियां 1200
मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती हैं। यदि मशीन गन को संभालने वाला व्यक्ति अधिकतम 144 न्यूटन का बल सह सकता है तो मशीन गन से प्रति सेकंड अधिकतम संख्या में कितनी गोलियां छोड़ी जा सकती हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कितनी अधिकतम गोलियां एक सेकंड में छोड़ी जा सकती हैं, जबकि 144 न्यूटन का बल एक सेकंड में वो सह सकता है मशीन गन संभालने वाला व्यक्ति। तो हम एक गोली द्वारा कितना इम्पल्स जनरेट हो रहा है या चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे और उसको नंबर ऑफ बुलेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा व्यक्ति से संभालने वाला इम्पल्स उसके बराबर हो जाएगा और फिर हमारा ये निकल जाएगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। बी पार्ट में दिया गया है एक बुलेट है जिसका मास 40 ग्राम, तो इसको केजी में बदलेंगे। बुलेट चलाई गई है, इसकी वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर मैक्सिमम जो इम्पल्स है वो मैक्सिमम फोर्स जो बंदूक चलाने वाला है वो 144 न्यूटन का बियर कर सकता है एक सेकंड में, तो कुल कितनी बुलेट्स एक सेकंड में फायर हो सकती हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। बुलेट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले मास ऑफ बुलेट ये लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट वो जीरो होगा क्योंकि इनिशियली फायर नहीं हुई थी, तो वो वेलोसिटी जीरो है, तो हमारा मोमेंटम जीरो। फिर इसके बाद जब फायर करेंगे तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट मिलेगा मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ये मिल गई हमारी और मास हमारा ये है गोली का, तो 48 केजी मीटर पर सेकंड। ये फाइनल मोमेंटम आ गया। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट P2 माइनस P1 48 केजी मीटर पर सेकंड। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट आ गया। इतना इम्पल्स इतना ही चेंज गन में ही मिलेगा मोमेंटम में विथ अपोजिट डायरेक्शन, यानी गन का मोमेंटम इतना ही चेंज होगा अपोजिट डायरेक्शन में। मोमेंटम बुलेट का इधर होगा, गन का मोमेंटम अपोजिट होगा। तो माइनस 48 केजी मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम माइनस इसलिए आ रहा है, डायरेक्शन इसकी रिवर्स है, तो डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे और ये जो गोली चला रहा है उसको ये मोमेंटम फेस होगा। अगर गन को छोड़ दिया जाए तो गन इधर चलेगी, यानी गन को पकड़े रहेंगे तो इस मोमेंटम के विरुद्ध हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, इस मोमेंटम को रोकना पड़ेगा। तो हमारा जो इम्पल्स है वो गन को स्टॉप करने के लिए वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम 48 केजी मीटर पर सेकंड। इतना आवेग लगाना पड़ेगा ताकि गन रुक जाए। तो एक गोली रोकने के लिए 48 केजी मीटर पर सेकंड इतना का इम्पल्स लग रहा है, तो हम कितना फायर कर सकते हैं एक सेकंड में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इम्पल्स कैन बी बियर्ड बाय मैन, फोर्स मैक्सिमम फोर्स 144 न्यूटन इनटू टाइम, एक सेकंड में कितना 144 केजी मीटर पर सेकंड, इतना इम्पल्स बियर कर सकता है वो। हेंस नंबर ऑफ फायर्स पर सेकंड, एक सेकंड में किए गए फायरों की संख्या जो मैन द्वारा एक सेकंड में बियर किया जाने वाला इम्पल्स है, और पर चक्कर पर फायर कितना इम्पल्स जनरेट हो रहा है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 3 फायर पर सेकंड वैल्यू आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 फायर। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, यानी प्रतिबल विकृति वक्र खींचिए तथा इसकी सार्थकता का वर्णन कीजिए। प्रतिबल विकृति वक्र खींचिए तथा इसकी सार्थकता का वर्णन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन के, इसमें है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करिए। ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, यानी प्रतिबल विकृति वक्र खींचिए और इसका सिग्निफिकेंस समझाइए। प्रतिबल विकृति वक्र क्या है, हम प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ खींचेंगे। विकृति स्ट्रेन एक्स एक्सिस पर होगी, स्ट्रेस वाई एक्सिस पर होगा। शुरू में हमें क्या मालूम है, हुक के नियम के अनुसार स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो इस केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये ओपी जो स्ट्रेट लाइन मिली, तो स्ट्रेन बढ़ाने से स्ट्रेस लीनियरली बढ़ रहा है। तो ओपी रीजन प्रोपोर्शनलिटी रीजन हो गई, समानुपाती सीमा, जहां तक स्ट्रेन के अनुक्रमानुपाती है, यानी ये रेशियो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कांस्टेंट है। फिर इसके बाद ये कांस्टेंट नहीं रह जाता, तो
क्यू तक पहुंचेंगे, क्यू तक स्ट्रेन आगे बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस थोड़ी सी और बढ़ेगी। तो ये समानुपाती सीमा नहीं है, इसमें स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रही है, स्ट्रेस कम बढ़ रही है। तो ये क्यू लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हो गई, यानी क्यू पर ले जाके वस्तु को छोड़ देंगे तो वस्तु सीधे ऊपर आ जाएगी, अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। तो ये इलास्टिक लिमिट कहलाती है। इसके बाद ले जाके छोड़ेंगे तो वस्तु अपनी ओरिजिनल पोजीशन में इस रास्ते से वापस नहीं आएगी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बाहर वो उसमें परमानेंट स्ट्रेन बना रहता है। आर तक अगर हम ले जाएं, स्ट्रेन लगाएं तो स्ट्रेस धीरे धीरे घटेगा उसमें, और आर पे ले जाकर छोड़ेंगे तो वो इस रास्ते ना आके वापस हो जाएगा, उसमें परमानेंट स्ट्रेन बन जाएगी। इस रास्ते से आएगा ओ क्यू स्ट्रेन, हमेशा ओ डैश स्ट्रेन हमेशा डेवलप रहेगी। तो ये कहलाता है आर हमारा यील्ड पॉइंट, पराभव बिंदु, जहां तक हमारी वस्तु अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने का प्रयास करती है लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाता। फिर इसके बाद और स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगी, केवल स्ट्रेन ही बढ़ती जाएगी। और एस एक ऐसा पॉइंट आएगा ब्रेकिंग पॉइंट, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट जो भी है वो ब्रेक हो जाएगा और इसके बाद हमारी वस्तु दूसरी शेप में आ जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। जो डिफरेंट रीजन्स हैं देख लेंगे। ओपी समानुपाती सीमा है, जहां स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो एक कांस्टेंट होगा। पी क्यू, इसमें रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन क्यू लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है, यहां तक वस्तु को ले जाकर छोड़ देंगे तो वो इस रास्ते से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी, उसमें कोई स्ट्रेन नहीं होगी बाद में। फिर ये है क्यू आर, यहां पर वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को एक्वायर नहीं करती है, प्रयास तो करती है लेकिन एक्वायर नहीं कर पाती। ये हमारी जो स्टेट हो गई। क्यू आर ऐसा रीजन है जहां तक हमारी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए प्रयासरत रहेगी लेकिन ओरिजिनल स्टेट में आ नहीं पाएगी, उसमें कुछ न कुछ रेसिडुअल स्ट्रेन यानी कुछ न कुछ मात्रा में स्ट्रेन बची रहेगी एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो। आर एस प्लास्टिक रीजन है, इसमें वस्तु अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने का प्रयास ही नहीं करेगी और इसी शेप में वो हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद वो अपने शेप से ब्रेक हो जाएगी, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। 4D पार्ट, व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ताप प्रवणता क्या होती है? ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए। ताप प्रवणता क्या होती है? ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी हम डिस्टेंस ट्रेवल करें और जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, वो रेशियो ताप प्रवणता होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल सर्फेसेस। पहले आइसोथर्मल सर्फेस के बारे में जानेंगे। समतापी पृष्ठ, आइसोथर्मल सर्फेस या समतापी पृष्ठ, किसी भी रॉड का हम क्रॉस सेक्शन लें जिसमें हम कंडक्शन कराना चाहते हैं, तो उस क्रॉस सेक्शन में यानी रॉड की लंबाई के लंबवत हम कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन मिलेगा। उस क्रॉस सेक्शन में स्थित सभी कणों का यदि तापमान सेम है तो वो कहलाता है आइसोथर्मल सरफेस। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये आइसोथर्मल समतापी पृष्ठ, यानी समतापी पृष्ठ में स्थित सभी कणों का तापमान समान होता है, ये एक समतापी पृष्ठ मिलेगा। फिर इसके पैरेलल हमारा दूसरा समतापी पृष्ठ मिलेगा कुछ डिस्टेंस पर, और एक समतापी पृष्ठ में स्थित कणों का सभी कणों का तापमान सेम होता है। दूसरे समतापी पृष्ठ के सभी कण वो अलग तापमान पर होंगे। तो इसका मतलब एक का टेम्परेचर थीटा है, दूसरे का टेम्परेचर थीटा माइनस डेल्टा थीटा। टेम्परेचर डिक्रीज इसलिए कर रहे हैं कि हीट सोर्स से, ऊष्मा स्रोत से जितनी दूरी पर जाएंगे, इधर ऊष्मा स्रोत है, हीट सोर्स से जितनी दूरी पर जाएंगे तापमान लगातार कम ही होता रहता है, इसलिए हमने ये डिफरेंस लिया हुआ है घटा के टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल सर्फेसेस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल सर्फेसेस, यानी दो समतापी पृष्ठों के बीच तापांतर, और इसको डिवाइड करेंगे समतापी पृष्ठों के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स है और तापांतर क्या है कैलकुलेट करेंगे, थीटा माइनस डेल्टा थीटा माइनस थीटा। तो ये पहले समतापी पृष्ठ का तापमान हो गया और ये दूसरे। तो इस तरह से हम जब
सॉल्व करेंगे तो ये माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, ताप प्रवणता, और इसका मात्रक डिग्री केल्विन है, थीटा का मात्रक डिग्री केल्विन पर मीटर या डिग्री सेल्सियस पर मीटर। डिग्री सेल्सियस इसलिए लिख पा रहे हैं कि यहाँ तापमान का अंतर है, टेम्परेचर डिफरेंस, इसलिए डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, डिग्री केल्विन दोनों सेम होते हैं। और इसका डायमेंशनल फार्मूला L पावर -1 और थीटा, तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। डायमेंशनल फार्मूला हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में ही लिखेंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई। और टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी ताप प्रवणता की डेफिनेशन लिखने को आई थी, तो उसको इस तरह से लिखेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल सर्फेसेस विच आर एट यूनिट डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल सर्फेसेस विच आर एट यूनिट डिस्टेंस, डिस्टेंस यूनिट हो जाएगी, देन टेम्परेचर डिफरेंस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी इकाई दूरी पर स्थित दो समतापी पृष्ठों के बीच के तापांतर को ताप प्रवणता कहते हैं। इकाई दूरी पर स्थित दो समतापी पृष्ठों के बीच के तापांतर को ताप प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन थी डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा। तो ऊष्मा चालकता गुणांक, सबसे पहले हम हीट फ्लो का फार्मूला लिखेंगे, हीट फ्लो Q इक्वल टू के ए, के ऊष्मा चालकता गुणांक, ए एरिया इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, θ1 माइनस θ2 स्टडी स्टेट में यानी क्षण की स्थायी अवस्था में तापांतर, θ1 माइनस θ2 स्टडी स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, T टाइम हो गया, और L इस क्षण की लंबाई हो गई, लेंथ। तो इस तरह से हम K निकाल पाएंगे, K इक्वल टू QL अपान A θ1 माइनस θ2 इंटू T। और फिर हम लिखेंगे इफ हमारा क्षण का क्रॉस सेक्शन एरिया, इफ A इज 1 मीटर स्क्वायर एंड θ1 माइनस θ2 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन, T 1 second and L is 1 meter, then K is numerically equal to transfer of heat. Then K is numerically equal to heat flow, यानी ऊष्मा प्रवाह के बराबर होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट फ्लो इन स्टडी स्टेट एंड इन 1 second ऑफ दैट मटेरियल रॉड which has unit length, unit cross section area and unit temperature difference। यानी किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक आंकिक रूप से उस पदार्थ की क्षण में 1 सेकंड में उसकी स्थायी अवस्था में प्रवाहित ऊष्मा के बराबर होता है, जबकि क्षण की लंबाई इकाई हो, क्षण का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई हो और क्षण के सिरों का तापांतर भी इकाई हो, तब जो ऊष्मा प्रवाह होगा 1 सेकंड में स्थायी अवस्था में ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर होता है न्यूमेरिकली। ये ऊष्मा चालकता गुणांक डेफिनेशन हो गई। और ऊष्मा चालकता गुणांक क्षण के पदार्थ का निकाला जाता है, और ये मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है, और ये क्षण की प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्षण के आउटर पैरामीटर्स पर हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक नहीं निर्भर करता, केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर आयरन की है तो आयरन का ऊष्मा चालकता गुणांक होता है, एल्युमिनियम की है तो एल्युमिनियम का। तो इस तरह से जिस मटेरियल का बना होता है क्षण, उसी मटेरियल का ऊष्मा चालकता गुणांक होता है। ई डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। यानी समतापी तथा रुद्धोष्ण प्रक्रम की परिभाषा लिखिए, प्रत्येक प्रक्रमों को एक एक उदाहरण दीजिए। आइसोथर्मल प्रोसेस, हमारे पास अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, उष्मागतिक प्रक्रम, और उस ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है सिस्टम का, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रम कहलाता है। यानी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल सरफेस इज 0। यानी जब किसी उष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूर्ण प्रक्रिया में निकाय का ताप स्थिर रहे, तो इस प्रकार का प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। When temperature of thermodynamic system remains constant during physical changes of system, the process is called isothermal process। यानी पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, निकाय का ताप कांस्टेंट होना चाहिए, हमेशा एक सा होना चाहिए,
तभी हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रम कहलाता है। इसके लिए पीवी ग्राफ बना सकते हैं। वॉल्यूम हमारा एक्स एक्सिस पर रहेगा, प्रेशर वाई एक्सिस पर रहेगा, और ग्राफ हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस ए टू बी। अगर सेम टेम्परेचर पर ये प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएशन हुए हैं तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रम कहलाता है। और ये प्रक्रम हमेशा एक्स एक्सिस के लगभग पैरेलल होते हैं। तो ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो ये समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। इसके दौरान टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, निकाय का तापमान सदैव स्थिर रहता है। समतापी प्रक्रम का एग्जाम्पल, फेज चेंज ऑफ लिक्विड्स, द्रवों में अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में हम सभी जानते हैं कि अवस्था परिवर्तन में तापमान कांस्टेंट होता है, केवल मटेरियल की या द्रव की अवस्था बदलती है। जैसे आइस को वाटर में कन्वर्ट करने हैं तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब ये इस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है उस समय भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो आइस को जब वाटर में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है, और ये हमारा समतापी प्रक्रम हो गया। इसी तरह से वाटर को जब स्टीम में बदलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में बदलेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से ये आइसोथर्मल या समतापी प्रक्रम हो गया। यहां पर केवल डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन लिख देंगे, बाकी एक एग्जाम्पल दोनों का लिखेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी डेल्टा Q इक्वल टू 0, तभी हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा। यानी जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया में निकाय द्वारा न बाह्य वातावरण से ऊष्मा ली जाए न ही बाह्य वातावरण को ऊष्मा दी जाती है, तो इस प्रकार का प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप परिवर्तन संभव है, ताप परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं है निकाय और बाह्य वातावरण के बीच में। तो यानी हम इस तरह से प्रोसेस करें अपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऊष्मागतिक निकाय के लिए कि निकाय बाहर से ना ऊष्मा ले ना ही बाहर ऊष्मा दे वातावरण को। तो इस प्रकार की प्रक्रिया या प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। व्हेन एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम डज नॉट टेक हीट फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एंड does not supply heat to external atmosphere during physical changes of system, then the process is called adiabatic process. For example, sudden release of air from टायर, टायर से वायु का अचानक निकल जाना। कभी कभी टायर अचानक से फट जाता है, तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम इत्यादि चेंज होते हैं हमारे एयर की, लेकिन ये हमारा सिस्टम बाहर से ना ऊष्मा लेता है ना अंदर की ऊष्मा बाहर जाने देता है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। इसी तरह से कंप्रेसर फ्रिज वगैरह में लगा होता है, जो जिसमें कूलेंट होता है, कूलेंट यानी कूलिंग मटेरियल को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके संपीड़ित करके छोड़ा जाता है, छोड़ेंगे और वो लो प्रेशर में आएगा और वो अचानक से फैल जाता है। तो इस प्रक्रिया में उसका आयतन बढ़ने के कारण वो काफी कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम कंप्रेसर की मदद से फ्रिज में कूलिंग का कार्य किया जाता है या अन्य डिवाइसेस में। इसके अलावा थर्मोफ्लास्क है हमारा। थर्मोफ्लास्क जो हमारी थर्मस बॉटल होती है वो पूरी तरह से वातावरण से चारों ओर से सेपरेटेड एडियाबैटिक वॉल से, ऊष्मारोधी दीवार से बाउंडेड होती है। तो हमारा जो अंदर का वाटर है वो वैसे ही उसी टेम्परेचर पर बना रहता है, तो कहलाता है थर्मोफ्लास्क। एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज होता है, अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जाती, बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आती, तो जिस टेम्परेचर पर हमने रखा है लिक्विड को उसी टेम्परेचर पर रहता है। दिखाइए कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। सो दैट फॉर ए फॉलिंग बॉडी its total energy is always conserved. So that for a freely falling body its total energy is always conserved. Solution: total energy is conserved in a free fall, यानी ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है ग्रेविटी के अंतर्गत, तो उसकी जो कुल ऊर्जा है हर एक पॉइंट पर सदैव कांस्टेंट रहेगी,
कुल ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम 3 पॉइंट लेंगे ए बी सी, और इसकी टोटल डिस्टेंस कैपिटल एच है जहां से वस्तु गिराई जा रही है जीरो वेलोसिटी पर, और बी पॉइंट ऊपर से एच दूरी पर है, स्मॉल एच दूरी पर है, और ये डिस्टेंस बी सी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ मास m स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम पॉइंट ए विच इज एट हाइट कैपिटल एच फ्रॉम सरफेस, यानी हमारा मास पॉइंट ए से स्टार्ट करता है जो कि एच हाइट पर है, कैपिटल एच हाइट पर है, यहां से स्टार्ट करेगा। तो हम एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट ए पर कुल ऊर्जा कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। हम जानते हैं वो जीरो वेलोसिटी से इसने ए पर गति करना शुरू किया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जीरो हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी जितनी हाइट है उसमें एम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम जी कैपिटल एच। तो ये एनर्जी आ गई एट ए पॉइंट, कुल ऊर्जा ए बिंदु पर एम जी कैपिटल एच। इसी प्रकार एट पॉइंट बी, बिंदु बी पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे, तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीसरे समीकरण, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि ए पर हमने जीरो वेलोसिटी से इसको छोड़ा हुआ है, और डिस्टेंस किसने ट्रेवल कर चुका है बी पर पहुंचने पर एच, एस इक्वल टू एच, एंड एक्सेलरेशन है जी क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी चल रही है। तो इस तरह से इनको रखेंगे तो वेलोसिटी एट बी इक्वल टू जीरो प्लस 2gh, यानी वी बी इक्वल टू √2gh, ये वेलोसिटी आ गई। अब हम तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी या बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसका सम करेंगे। स्थितिज ऊर्जा एम जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच एंड प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे इसमें 2gh, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे यहां माइनस mgh है, इधर प्लस mgh कट जाएगा, तो mg कैपिटल h ही बचेगा। तो इस तरह से बिंदु बी पर कुल ऊर्जा वही आ गई जो बिंदु ए पर कुल ऊर्जा थी। इसी प्रकार पॉइंट सी पर कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी उसी तरह से निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू जीरो ही रहेगा। पॉइंट ए पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, कैपिटल एस डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, एक्सेलरेशन हमारा जी ही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस 2g कैपिटल एच, और वी सी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब इस तरह से टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और हमारा ये टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चूंकि हाइट जीरो हो गई सी पर, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। वी सी की वैल्यू रखेंगे यहां से, तो ये 2gh आएगा, और ये कट के mg कैपिटल एच आ गया। तो इस तरह से टोटल एनर्जी हमारी mg कैपिटल एच ही आई। तीनों बिंदुओं पर सिद्ध हो गया ए बी सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 इट इज क्लियर दैट टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बी सी आर कांस्टेंट। चूंकि p वेरिएबल पॉइंट है इसलिए सभी पॉइंट्स पर पिंड की कुल ऊर्जा या मास की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहेगी। टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीली बॉडी इज कंजर्व्ड इन फ्री फॉल। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क अप्लाइड ऑन रोटेटिंग बॉडी। ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क अप्लाइड ऑन रोटेटिंग बॉडी। किसी घूर्णन कर रहे पिंड पर आरोपित बल आघूर्ण तथा इसके कोणीय वेग में संबंध प्राप्त कीजिए। किसी घूर्णन गति कर रहे पिंड पर आरोपित बल आघूर्ण तथा इसके कोणीय वेग में संबंध प्राप्त। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, बल आघूर्ण तथा कोणीय वेग में संबंध हम जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू आई ओमेगा, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। तो इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के रेस्पेक्ट में हम आंशिक समय के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर dj अपॉन dt इक्वल टू d आई ओमेगा अपॉन dt। आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल लिया, d ओमेगा बाई dt। और कोणीय वेग परिवर्तन की दर ये कोणीय त्वरण होती है अल्फा, तो इसको
आई अल्फा लिख देंगे, और आई अल्फा हम जानते हैं कि आई अल्फा किसी रोटेटिंग बॉडी के लिए टॉर्क होता है टॉ, तो इसलिए डी जे अपॉन डी टी ये टॉर्क हो गया। यही रिलेशन फाइंड करना था और ये 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बल आघूर्ण तथा कोणीय वेग में संबंध यही है, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध यही है, डी जे बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क या टॉ। अगर कंजर्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट में, तो कंजर्वेशन के लिए हम देख लेंगे, आगे ये पूछा नहीं गया है तो हम बस जानकारी के लिए बताया जा रहा है। हमारा एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग कब कंजर्व्ड होता है, कब संरक्षित होता है, तो ये कोणीय वेग संरक्षण का सिद्धांत है। इफ टॉर्क ऑन बॉडी इज जीरो देन डी जे बाई डी टी इक्वल टू जीरो। टॉर्क जीरो हो गया तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो और सॉल्व करेंगे जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी जे एक नियतांक हो गया। तो इस तरह से इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन बॉडी, यदि पिंड पर कोई बल बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा हो, देन एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट या कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो इसको कहते हैं कंजर्व्ड या संरक्षित रहना। यदि पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है तो पिंड का कोणीय संवेग सदैव स्थिर रहेगा। ये कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अगर पिंड पर कोई यदि पिंड पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो इस दशा में उसका रेखीय संवेग संरक्षित होता है, लीनियर मोमेंटम। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। इफ देयर इज नो टॉर्क देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ये मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल हो गए 2। न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। 4 का सी एक न्यूमेरिकल है। A solid sphere and a cylinder of same mass of same radii are allowed to roll down on inclined plane at same height. Which one of them will reach first on horizontal plane? Explain by deriving necessary formula. तो इसी पेपर में 4 का सी है, चौथे का सा। एक ठोस गोला तथा एक ठोस बेलन जिनके द्रव्यमान और त्रिज्याएं समान हैं, किसी झुके हुए तल पर समान ऊंचाई से लुढ़कते हुए गिरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। क्षैतिज तल में यानी सबसे नीचे पहले कौन पहुंचेगा, आवश्यक सूत्र स्थापित करके समझाइए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr²। गोले के व्यास से कोई भी एक्सिस लेंगे उसके अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण I = mr²/2 यानी हाफ mr²। ये एक्सिस इस सिलेंडर की एक्सिस से है, तो ये सिलेंडर इसी तरह से रोल करेगा और कोई रोलिंग का मेथड नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये 2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए। अब हम दोनों बॉडीज को इंक्लाइन प्लेन पर रोल कराएंगे। रोल कराने के लिए ये है, तो स्फीयर भी नीचे रोल करेगा सेम हाइट से और सॉलिड सिलेंडर भी रोल करेगा। तो दोनों में से कौन नीचे पहुंचेगा ये डिसाइड करने के लिए एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो नीचे जल्दी पहुंचेगा, जिसका एक्सेलरेशन कम आएगा वो देर में नीचे पहुंचेगा। तो इफ बॉडी इज रोलिंग डाउनवर्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन देन एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला। A = G sin थीटा अपॉन 1 + I अपॉन mr²। यानी पिंड का त्वरण नीचे गिरते हुए I जो भी बॉडी होगी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे, और सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे। और इस फार्मूले में दोनों वैल्यू रखेंगे और हमें पता चल जाएगा कौन नीचे पहुंचेगा। तो इसको देखेंगे। पहला केस सॉलिड स्फीयर के लिए, ठोस गोले के लिए I की वैल्यू 2/5 mr² रखेंगे, और यहाँ पर I की वैल्यू 2/5 mr² रखा तो mr² कट गया, और फिर ये 7/5 नीचे आ गया, और ऊपर इसको करेंगे तो सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन आ गया 5/7 G sin थीटा। ये एक्सेलरेशन आ गया सॉलिड स्फीयर यानी ठोस गोले के केस में। दूसरा केस सॉलिड सिलेंडर के लिए करेंगे। सॉलिड सिलेंडर के केस में पुटिंग I = mr²/2, तो mr²/2 रखेंगे तो हाफ mr² रखेंगे तो mr² कट गया, केवल हाफ बचा, यहाँ 1 से ऐड करेंगे 3/2 और ऊपर जाएगा 2/3 G sin थीटा। तो ये दोनों एक्सेलरेशन आ गए दोनों केस में। अब
दोनों में से जो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वही बॉडी नीचे जल्दी पहुंचेगी। तो हम जानते हैं 5/7 2/3 से ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड सिलेंडर की अपेक्षा जल्दी पहुंच जाएगा। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसलिए सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, सॉलिड सिलेंडर ठोस बेलन बाद में पहुंचेगा। इसमें चाहे तो इस फार्मूले का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसके लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा। mg को 2 भागों में ब्रेक करना पड़ेगा। mg cos थीटा और mg sin थीटा इधर काम करेगा। थीटा से लगी हुई साइड, ये एंगल थीटा है, थीटा से लगी हुई साइड mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। और रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड इससे जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है, और इस चूंकि ये नीचे की ओर गति कर रहा है तो घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। और r रेडियस है, a एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से ये फोर्सेस बैलेंस करेंगे। n = mg cos थीटा और इधर की ओर फोर्स लगने वाले ma = mg sin थीटा माइनस fs की वैल्यू टॉर्क से कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क = I अल्फा एंड fs इंटू r। तो ये टॉर्क आएगा। तो फिर इससे हम fs की वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे जब, तो सॉल्व करके यही एक्सेलरेशन हमारा दोनों इक्वेशन की मदद से ये आ जाएगा। और फिर इसमें सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, चाहे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सॉलिड स्फीयर विल रीच फर्स्ट, यानी ठोस गोला क्षैतिज तल में सबसे पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5C2। 5C का दूसरा पार्ट है, ये भी एक न्यूमेरिकल है। अपने घर से पहले एक लड़का 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में तथा इसके बाद मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10√2 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंचता है। स्कूल से घर कितनी दूरी पर स्थित है, यह फाइंड करना है। तो ये वेक्टर का सवाल है, तो इसमें हल करेंगे। क्वेश्चन है, ए बॉय फ्रॉम हिज होम मूव्स फर्स्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन मूव्स 5 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 10√2 kilometer towards west south direction, then reaches his school. How far away from his school? पहले बनाएंगे नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे पेपर के एंड ईस्ट वेस्ट, इस तरह से डायरेक्शंस बना लेंगे। एंड देन क्वेश्चन 10 किमी इन नॉर्थ, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, उत्तर की ओर A to B 10 किलोमीटर वो पहुंच गया। फिर इसके बाद देन 5 किलोमीटर इन ईस्ट, यहां से ईस्ट डायरेक्शन B से C तक जाएगा 5 किलोमीटर। एंड देन 10√2 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में वो 10√2 किलोमीटर चलता है। तो ये डिस्टेंस साउथ वेस्ट 45 डिग्री से लेंगे जहां से C से, तो 45 डिग्री से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी पूरी लेंथ 10√2 किलोमीटर है, यानी CE 10√2 किलोमीटर है। अब ये अपनी इनिशियल पॉइंट A से कितनी दूर पर है और किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, डायरेक्शन वेस्ट है और दूरी कितनी है ये निकालेंगे। तो इसके लिए हम इनिशियल से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। ये साइड हमें मालूम है 5 किलोमीटर और चूंकि ये एंगल 45 डिग्री है तो हम स्टार्ट करेंगे BD अपान BC = tan 45 डिग्री। इस तरह से BD निकल जाएगा, BC 5 किलोमीटर, ये tan 45 1 हो गया। तो इस तरह से हमारा BD 5 किलोमीटर आ जाएगा। और इसी चूंकि ये पूरी डिस्टेंस AB 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, ये 5 हो गई BD, तो ये AD भी 5 किलोमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्टेंस CD ये डिस्टेंस हो गई, ये पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और इनका सम का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे 5√2 किलोमीटर, ये हमारा CD आ गया। अब हमें CD निकल गया तो पूरी डिस्टेंस CE है, ये 10√2 है, 10√2 में से पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस घटाएंगे तो हमारी DE निकलेगी, ये डिस्टेंस निकलेगी और AE ही हमें निकालना है। पहले ये निकाल लेंगे, ये 5 किलोमीटर है ही हमारी AD, तो इसलिए इस डिस्टेंस को निकालना है तो घटा देंगे। DE = CE माइनस CD, CE 10√2 10√2 है और CD 5√2 है। ये घटाएंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, 10 - 5 √2
और ये घट के 5√2 किलोमीटर आ गया। और हमें ए ई निकालना है, तो ए ई पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ डी ई स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। डी ई कितना है 5√2 और ए डी 5, तो जब करेंगे कैलकुलेशन तो ये 5 किलोमीटर आंसर आ गया। और डायरेक्शन वेस्ट में है, ये पहले से पता है। तो इस तरह से वो अपने होम से उसका स्कूल 5 किलोमीटर है और वेस्ट साइड में है। तो ये आंसर आ गया इसका न्यूमेरिकल का।